नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं आज की तेज रफ्तार खबरों का सफर। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के साथ प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला सामने आया है। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को दिल्ली के यूपी सदन में कमरा नहीं मिला। ये तब हुआ जब अजीज कुरैशी प्रोटोकॉल के नाते कमरा पाने के हकदार थे। लखनऊ में कई अधिकारियों और नेताओं को फोन करने के बाद भी अजीज कुरैशी को कमरे की व्यवस्था नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी यूपी सदन में माननीयों के प्रोटोकॉल उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रोटोकॉल मिलना जरूरी है। महामहिम राज्यपाल अगर कोई रहा होता है उस प्रदेश में तो उसे मिलता है, और उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले में काफी शिष्टाचार निभाने वाले हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी ने कुछ वक्त तक यूपी के राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला था। इस लिहाज से उन्हें दिल्ली के यूपी सदन में कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सदस्यता अभियान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कल से अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बीजेपी की इस महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत 1 मई से होगी। 3 महीने तक चलने वाला यह अभियान 31 जुलाई को खत्म होगा। पार्टी के कार्यकर्ता मिस कॉल देकर सदस्य बनने वाले लोगों के घर जाएंगे और इस दौरान लोगों को पार्टी के इतिहास के बारे में और अभी तक मोदी सरकार के द्वारा किए हुए कामों के बारे में भी बताया जाएगा। अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश में घूमकर पार्टी के महासंपर्क अभियान पर नजर रखेंगे और पार्टी के जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से सीधे मिलकर संगठन से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद पार्टी प्रशिक्षण अभियान भी चलाएगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक महाजनसंपर्क अभियान के बाद पार्टी एक महाप्रशिक्षण अभियान भी चलाएगी। यह अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान 15 लाख से अधिक सक्रिय सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे लोगों के प्रति वैचारिक स्तर पर जवाबदेह बन सके। जाहिर तौर पर इस अभियान से पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी, लेकिन अभी भी दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में पार्टी का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा में आज रामदेव के दिव्य फार्मेसी के एक दवा का मामला गूंजा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव बेटा पैदा करने की दवा बेच रहे हैं। राज्यसभा में रामदेव की पुत्र जीवक बीज नाम की दवा का मामला केसी त्यागी ने उठाया और रामदेव पर कार्रवाई करने की मांग की। केसी त्यागी ने इसे पीएम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की धज्जियां उड़ाने वाला बताया और रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। राज्यसभा में जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने बकायदा इस दवा का पैकेट लेकर पहुंचे थे और सदन को बताया कि उन्होंने इसे खरीदा है और इसकी रसीद भी उनके पास है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है और ये मैंने खुद खरीदा है। रसीद 14 तारीख की है। तो इस चीज का नाम है पुत्र जीवक बीज। खा रहे हैं पुत्र जीवक बीज नहीं है यहाँ पर। आपको बता दें कि इससे पहले भी रामदेव की संस्था पुत्रवती नाम की दवा बेचती थी, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ था। 2007 में इस मामले की जांच होने के बाद ये दवा बिकनी बंद हो गई थी। पिछले 72 घंटों से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नेपाल के विभिन्न हिस्सों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में स्थिति सुधरी है, मौसम भी सुधरा है और जो ट्रैफिक थी, जो बिजी ट्रैफिक थी, उसमें भी सुधार आया है और इस वजह से जो राहत सामग्री है अब वो ग्राउंड जीरो तक यानी आपदा प्रभावित व्यक्ति तक पहुंच रही है। खाने पीने का सामान, पानी हुआ, दवाई हुआ, कंबल हुए, ये सब यहाँ से लगभग 100 ट्रक से ज्यादा जा चुके हैं और वहाँ पे नहीं पहुंचे जो बात आ रही है कि सब पहुंच चुका है। वहाँ पे रिपोर्ट अपने पास आ गई है। अपना काम क्या होता है कि अपनी सामग्री वहाँ पे अपनी नेपाली अथॉरिटी को हैंड ओवर करते हैं, उनके हिसाब से फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे जो करना होता है उनको करना होता है। अब तक 125 बसें आ चुकी हैं और सभी बसों में जो लोग हैं वो सेफली गोरखपुर तक पहुंचा दिए गए हैं। करीब करीब वहाँ 110 से ज्यादा बसें और हैं जो वहां से लोगों को सोनौली के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचाएंगी। 100 से ज्यादा व्हीकल राहत सामग्री लेकर वहां पहुंच चुकी हैं। जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है एसएसबी को कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका है।
भारत की तरफ से नेपाल में चलाए जा रहे अभियान की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने काफी तारीफ की है। इसके अलावा भूकंप से जो भारत में नुकसान हुआ है उसको लेकर उन्होंने काफी दुख जताया है। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को फोन करके देश में भूकंप से हुई मौतों पर संवेदना जताई। पीएम ने गुरुवार सुबह ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। मोदी ने लिखा है कि नवाज ने नेपाल में भारत की तरफ से राहत अभियान की तारीफ की, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। मोदी ने शरीफ को सुझाव दिया कि ऐसी आपदा से निपटने के लिए सार्क देशों को साझा प्रयास करने चाहिए। पीएम के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनके सुझाव का स्वागत किया और इस बारे में पहल करने को कहा। पीएम और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच बेमौसम बरसात और फसलों पर उसके बुरे असर पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि नेपाल में तबाही के बाद भारत की तरफ से तत्काल ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की गई थी, जो अभी भी बड़े पैमाने पर नेपाल में चलाया जा रहा है। नेपाल में आए भूकंप के बाद बॉर्डर पर नियमों में शिथिलता लाई गई, जिससे वहां के लोगों को मदद दी जा सके, लेकिन इसका फायदा कुछ अवांछनीय तत्व उठा रहे हैं। इस बात के इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिले। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया और उत्तर प्रदेश की सरकार भी हरकत में आ गई। यूपी पुलिस ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी करके सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर इलाकों के सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में डीजीपी ने भी सीधे तौर पर बॉर्डर के इलाकों में सक्रियता रखने की बात कही है। ये बताया जा रहा था कि नेपाल में जिस तरीके से पहले से आईएसआई की गतिविधियां काफी तेज हैं, भारत विरोधी अभियान वहां से बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसे में नेपाल में भूकंप आने के बाद इस तरीके से भारत ने सक्रियता दिखाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सक्रियता दिखाई है। इसके बाद से तमाम आतंकी संगठन, तमाम अवांछनीय तत्व सीमा पर आए नियमों में शिथिलता और सुरक्षा की शिथिलता का लाभ उठाने की ताक में थे और इसीलिए जब तमाम इनपुट्स मिले तो उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अलर्ट जारी किया। अलर्ट के बाद से सीमा इलाकों में लगातार मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एसएसबी, उत्तर प्रदेश पुलिस समेत तमाम दूसरी एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। कानपुर देहात के कुछ युवाओं ने नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ एक संकल्प लिया है कि वे बस्ती बस्ती जाकर भूकंप से बचाव के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। इन युवाओं ने पाया है कि लोगों को अभी नहीं पता कि एकाएक आए भूकंप से किस तरह बचाव करना चाहिए। जो अवेयरनेस प्रोग्राम जिला प्रशासन को चलाने चाहिए थे, उसे चलाने का बीड़ा अब इन युवाओं ने उठाया है। उनका कहना है कि ग्रामीणों को अफवाहों से बचने की सीख भी दी जाएगी। अधिकतर लोगों के पास ये सूचनाएं बड़ी देर तक पहुंच रही हैं और समस्या यहाँ पे उससे बड़ी यहाँ पे ये है कि लोगों को अभी ये नहीं पता है कि जिस समय भूकंप आएगा उस समय हमको क्या करना चाहिए। मारे गए हुए हैं, जो ऐसी आपातकालीन जो घटना हुई है उनको शांति देने के लिए हम लोगों ने मौन धारण किया हुआ है। कानपुर देहात के युवाओं की टोली ने मोमबत्तियां जलाकर नेपाल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से नेपाल में फंसे लोगों की कुशलता की कामना भी की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सपा विधायक विशंबर यादव के बेटे की शादी में शरीक होने के लिए बांदा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उसके बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है और करती रहेगी। साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा, किसानों को हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सपा सरकार द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित हुए हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है और अब वो हमसे मिलकर के खुद इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के तरीके बताएंगे। राजनाथ सिंह के कल बांदा आकर किसान महापंचायत को संबोधित करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को बुंदेलखंड आना चाहिए और यहाँ के हालातों को देखना चाहिए, तभी बुंदेलखंड की बदहाली दूर हो सकेगी। केंद्र सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल के खिलाफ आज ऑटो टैक्सी चालक देश भर में हड़ताल पर रहे। यूपी में भी परिवहन निगम की करीब 7,500 बसों का संचालन ठप रहा, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतें पेश आईं। हालांकि इस हड़ताल में यूपी परिवहन निगम की अनुबंधित बसें शामिल नहीं थीं, जिसके कारण यात्रियों को थोड़ी राहत जरूर मिली। हड़ताल का असर लखनऊ और कानपुर में खासा देखने को मिला, जहां 80% बसें सड़कों पर नहीं निकली, जिसके चलते ज्यादातर यात्री भटकने को मजबूर रहे।
रोड सेफ्टी बिल के विरोध का असर उत्तराखंड में भी साफ दिखाई दिया है। बिल के विरोध में जहां हजारों रोडवेज की बसों के पहिए आज जाम नजर आए, वहीं यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को रोडवेज की बसें रुकने से मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं की माने तो वो पहले ही केंद्रीय परिवहन मंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंप चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हाल पर अत्यधिक ट्रैफिक का चलना, इसके अलावा PWD के अनुरूप मानकों का फिट नहीं बैठना है। यानी साफ तौर पर कर्मचारी नेता इस बात को बयां कर रहे हैं कि उनके जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है। जाने का कुछ सुविधा है, कैसे जाएंगे हम लोग? अब पहले ट्रेन में जाओ, 3 बजे तक यहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के हम? भारत सरकार जो यहाँ पर एक अध्यादेश लाने जा रही है कि परिवहन निगम, जितने भी परिवहन निगम है, सारे परिवहन निगमों को आज जो है स्वतंत्रता खत्म करना चाह रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज जो है उत्तराखंड परिवहन निगम भी हड़ताल पे है। अब देखना होगा कि रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा एक दिन का सांकेतिक ये जो विरोध है, इसको शॉर्ट आउट करने में क्या केंद्रीय परिवहन मंत्री सफल हो पाएगा या फिर इनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन डिपार्टमेंट को रामगंगा और कोसी नदी में फैल रहे प्रदूषण को लेकर 25 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में रामगंगा के दूषित पानी की वजह से मछलियों में हो रही बीमारी को लेकर जी संगम ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद गौरव बंसल नाम के एडवोकेट ने एक PIL NGT में दाखिल की और उसी PIL में सुनवाई करते हुए पिछली तारीख को NGT के समक्ष उत्तर प्रदेश पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो जवाब दाखिल किया था, उसमें कहा गया था कि उत्तराखंड से नदियों में दूषित पानी आ रहा है। इस जवाब से NGT संतुष्ट नहीं हुआ और आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों पोल्यूशन डिपार्टमेंटों को एक आदेश दिया है कि वो 25 मई तक कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करें कि आखिर इन नदियों में प्रदूषण फैलने के पीछे की वजह क्या है। NGT इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपने जवाब में किस तरीके की दलील दी जाती है। सरकारी उपेक्षा से अब किसानों के बाद उनके बच्चों का कैरियर भी तबाह होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे कई लाख छात्रों की स्कॉलरशिप का 1000 करोड़ रुपया सरकारी सिस्टम की गड़बड़ी से लैप्स हो गया है। कानपुर स्थित CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकांश छात्र किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में यह सोचकर दाखिला लिया था कि इससे वे खेती की उन्नत तकनीक सीखकर अपनी परंपरागत खेती को आगे बढ़ा सकेंगे, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप न आने से पढ़ाई बीच में छूटती नजर आ रही है। बेमौसम बारिश से उनके पिता की खेती उजड़ चुकी है। सरकार से उचित मुआवजा न मिलने के कारण कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है। अगर फीस हमारी वापस नहीं आ पाती है तो हमारी आगे के फ्यूचर में काफी बड़ा धब्बा लग जाएगा, हमारी डिग्री नहीं पूरी हो पाएगी। टाइम पे जो है PFMS से रिस्पांस उनको नहीं मिला, वह रिलोकेट हो गया है पैसा, वो 10-15 दिन में सारे बच्चों के खाते में फिर आ जाएगा। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए किसान परिवार अभी तक सरकार से उचित मुआवजा न मिलने के कारण बेहाल थे और अब उनके बेटों के भविष्य पर आए खतरे ने बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। दरअसल विधायक बजरंग बहादुर की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे थे। सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच फरेंदा सीट के लिए वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। वोटों की गिनती का काम 3 मई को होगा। वोट के लिए यहाँ 312 मतदान केंद्र बनाए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि फरेंदा की सीट उपचुनाव पहले ही होना था, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते चुनाव नहीं हो पाया। ये सीट बीजेपी के बजरंग बहादुर के लोकायुक्त जांच में दोषी पाए जाने के बाद खाली हुई थी। बजरंग बहादुर के दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी। बजरंग बहादुर ने अपनी सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली और फरेंदा में उपचुनाव हो गया। अमरोहा में शादी समारोह में फायरिंग के चलते 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दूल्हे से नाराज उसके रिश्तेदार ने फायरिंग की, जिसके बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 4 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मामला यहां के रामपुर घना गांव का है, जहां बारात निकलने के दौरान दूल्हे की अपने एक रिश्तेदार से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद नाराज रिश्तेदार राजकुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी। दीपक के साथ में राजकुमार
और उसमें कुछ झड़प सी हुई कि उसका ये साथ रहता मोहल्ले का ये, उसने झड़प में अपने कुछ लड़कों को उड़ा लिया। इन्होंने जो है घेर करके बारात पर हमला किया, ईंट पत्थर और उन पर फायरिंग की, जिससे फायरिंग में गजेंद्र और कुछ आदमियों के फायर लगे हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में लावड़ मार्ग पर एक भट्टा व्यवसायी का गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी जांच शुरू कर दी है। दौराला थाना क्षेत्र के दौलरी गांव के रहने वाले कृष्णपाल सिंह पेशे से भट्टा व्यवसायी हैं। हर रोज की तरह आज भी कृष्णपाल सिंह सुबह अपनी गाड़ी से इचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में स्थित अपने भट्टे के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही वे लावड़ मार्ग पर पहुंचे तो उन्हें किसी ने गोली मार दी और शव को पास के ही खेत में फेंक दिया। इस घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह के समय ग्रामीण अपने खेतों पर पहुंचे और उन्होंने भट्टा व्यवसायी कृष्णपाल सिंह का शव खेत में पड़े हुए देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर इसको संज्ञान में लिया गया और उनको पीएम के लिए भेजा गया है। बाकी जांच चल रहे हैं, जो कार्रवाई सामने निकल कर आएगी जानकारी के आधार पर की जाएगी। भट्टा व्यवसायी कृष्णपाल सिंह की हत्या आखिर किसने और क्यों की, इन सवालों का जवाब तो पुलिस जांच के बाद ही मिल पाएगा। बदायूं के चर्चित कटरा सादतगंज केस मामले में सीबीआई को आज कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट में इस केस से जुड़े अब तक सबूत को पेश नहीं किए जाने की वजह से कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। बदायूं जिला के कटरा सादतगंज कस्बे में 2 बहनों के शव पेड़ से लटकते पाए जाने के मामले में सीबीआई ने 9 माह लंबी जांच के बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों बहनों ने आत्महत्या की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर पीड़ित पक्ष ने ऐतराज जताते हुए कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल किया। प्रोटेस्ट अर्जी की सुनवाई पर कोर्ट ने कई बार सीबीआई को मामले से जुड़े सभी साक्ष्य कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए थे, लेकिन सीबीआई ने अभी तक साक्ष्य दाखिल नहीं किए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि सारे डॉक्यूमेंट आप फर्निश कीजिए। हमने कोर्ट से बराबर हम रिक्वेस्ट करते आ रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आज कोर्ट ने हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि चेक आप टोटल एविडेंस फर्निश कीजिए, तब हमारे फर्दर कोर्ट में साक्ष्य न जमा करने को लेकर सीबीआई को कोर्ट ने फटकार लगाया। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि 6 मई को सभी साक्ष्य कोर्ट में दाखिल किए जाएं। गाजियाबाद में दहेज के दंश ने एक लड़की की शादी तोड़ दी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। मामला यहाँ के मुरादनगर इलाके का है, जहाँ की रहने वाली सुनीता की शादी का सपना उस वक्त टूट गया जब शादी के दिन बारात ही नहीं आई। सुनीता के परिजनों का आरोप है कि शादी के दिन लड़के वालों की ओर से 10 लाख रुपए नकद दहेज की मांग की गई। इतना ही नहीं, लड़के पर पहले से ही किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप भी लगाया है। इन्हीं वजहों से शादी टूट गई। पहले तो एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट में कुछ हमारी बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसका पहले से अफेयर चल रहा है। और जब शादी का टाइम आया तब उसने ये कहा कि मेरा अफेयर चल रहा है, मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये कौन सा फैसला हुआ? मेरे माँ बाप इतना पैसा लगा चुके हैं और इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, ये तो कोई तरीका नहीं होता। उसे जो भी बात करनी थी पहले बताता वो हमसे। लड़की की शिकायत पर थाना मुरादनगर में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच और कार्रवाई में जुट चुकी है। मेरठ कचहरी परिसर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहीं अधिवक्ता के चैम्बर में अपनी जान बचाने के लिए छिपे छात्र की पिटाई के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मेरठ कचहरी परिसर में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मेरठ कॉलेज के छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक छात्र अपनी जान बचाने के लिए अधिवक्ताओं के चैम्बर में जा छिपा, लेकिन हमलावर छात्रों ने अधिवक्ता के चैम्बर में छिपे बैठे छात्र की वहीं पर पिटाई कर दी, जिसके बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस मार पिटाई के विरोध में जमकर हंगामा किया।